शिक्षक साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज प्रयागराज की पावन धरती और माँ धरती माँ के भारत माँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा मेरी प्रेरणा स्रोत से आप सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं टीएससीटी के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा, उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगा और क्यों और कैसे किस लिए आवश्यक है, शिक्षकों के हित में ये कैसे कार्य कर रही है, इस बारे में बात कर दूंगा। इस बारे में बात करने से पहले मैं हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जिन्होंने यहीं पे अपनी अंतिम सांस ली थी और ऐसा मेरा मानना है, मेरा नहीं मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान का मानना है, आज भी उनकी आत्मा यहाँ वास करती है। मुझे याद है वो दिन 2011 नवंबर 2011 या दिसंबर 2011 था। मैं भी एक सामान्य युवा हुआ करता था और बस अपने जीवन में मस्त था। मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं भी बस अपने करियर और अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहता था। लेकिन अचानक कुछ साथियों के साथ अपने आया और इसी प्रेरणा स्थल से मैंने प्रेरणा ली और टीटी संघर्ष मोर्चा की शुरुआत करी थी। वो दिन है और आज का दिन है। इनके आशीर्वाद से कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया। कहीं भी कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ तो अंतरात्मा तुरंत जागृत हो जाती है कि नहीं विवेकानंद, तुम्हें बोलना चाहिए, करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये शायद मैं नहीं करता, इनकी प्रेरणा ही है। टीटी संघर्ष मोर्चा एक पूर्ण बहुमत की सरकार से लड़के हमने अपनी जीत हासिल करी थी। ये हम सबसे ज़्यादा इनका आशीर्वाद रहा है और इसी पावन धरती से मैंने टीचर सेल्फ केयर टीम की शुरुआत करी है। तो आइए अब बात करते हैं टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में। मित्रों, हम सब शिक्षक हैं। आप जानते हैं कि शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ना तो हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था है, ना तो मेडिकल की व्यवस्था है, ना ही इंश्योरेंस की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब तक हैं हम तब तक हमारा परिवार सुरक्षित हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हम नहीं, शायद हमारा परिवार बेसहारा हो जाए। और ये चीज़ों को तो लगातार हम महसूस कर रहे थे। और बीच में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ, शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे मई जून का समय आया लगभग हर इंसान डर गया था। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डर गया था। लगातार मौतों के आंकड़े सुनने में आ रहे थे। कुछ शिक्षक साथियों की भी मौत की खबर सुनने के बाद दिल दहल गया। डर इसलिए नहीं गया कि मैं मर जाऊँगा, मरना तो सबको है, लेकिन हर कोई डरता है अपने परिवार के लिए कि अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनका जीवन कैसे चलेगा। हर कोई डर गया कि क्या होगा अब कोरोना काल में। और कई घटनाएं सुनी, कई मन व्यथित हुआ। जो हमारे शिक्षक साथी चले गए उनका परिवार बेसहारा हो गया। हम हर महीने 2-3 तारीख से ही ग्रुपों में मैसेज देखने लगते हैं, डालने लगते हैं कि सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी। लेकिन सोचिए, जो साथी हमारे बीच से चला गया उसकी सैलरी तो अब कभी आएगी ही नहीं, उसका परिवार कैसे चलेगा। 10 दिन सैलरी लेट हो जाती है, हम विचलित हो जाते हैं कि अरे बाप रे, 10 दिन सैलरी लेट हो गई, अब हमारा खर्च कैसे चलेगा, हम कैसे चलाएंगे खर्च। तो इन सब चिंताओं के बीच घर बैठा था मैं भी। मुझे एक सोच आई कि लगता है कि अगर हम सब यूनाइट हो जाएं तो शायद इसका सलूशन निकाला जा सकता है। सरकार को जो करना है उसकी जिम्मेदारियों का एहसास तो कराया जाएगा, लेकिन हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं वो भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। बस इसी सोच के साथ मैंने अपने कुछ मित्रों से सुझाव लिया, विचार लिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रदेश भर के शिक्षक यूनाइट हो जाएं और 10-10 रुपये इकट्ठा करके लाखों की मदद इकट्ठा कर सकें, 100-100 रुपये की सहयोग करके करोड़ों की मदद इकट्ठा कर सकें। कुछ मित्रों ने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश बहुत बड़ा है और सबको एक मंच पे लाना इतना आसान नहीं होगा। मैंने कहा अगर मंच गैर राजनीतिक हो तो तब भी क्या शिक्षक एकजुट नहीं होगा। मंच अगर सेवा भाव का हो तब भी क्या शिक्षक एकजुट नहीं होगा। मंच अगर अपने परिवार की सहायता करने का हो तब भी क्या शिक्षक एकजुट नहीं होगा। तब लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा होगा कि गैर राजनीतिक मंच हो तो मुझे लगता है कि सब लोग एकजुट हो सकते हैं। बस फिर वहीं से सोचा और टीचर सेल्फ केयर टीम की शुरुआत कर दी। जैसा कि नाम से ही विदित है, टीचर सेल्फ केयर टीम मतलब टीचर ही अपने आप में मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे। वो दिन था, जुलाई का दिन था और आज जनवरी बीत गया है, फरवरी का महीना है। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 4-5 लोगों से ये काफ़िला आज 40,000 पहुँचने वाला है।
और बड़ी तेज़ी से लोग इसमें बढ़ रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सब शिक्षक साथियों की वजह से, आप सब शिक्षक साथियों के सहयोग से हमने अपने 4 शिक्षक परिवार के साथियों के उनकी मरणोपरांत 50 लाख से अधिक की मदद की है, जो कि अपने आप में बेसिक शिक्षा के इतिहास में रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कहता कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मदद की गई है। हमसे पहले तमाम लोग मदद करते थे, अब भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों को मैं नमन करता हूं। उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं थी। बस उन छोटे छोटे प्रयासों को मैंने एक मंच देने की सोची है। जो छोटे छोटे फूल बिखरे थे उनको माला बनाने की सोची है। क्यों? क्योंकि जो छोटा छोटा प्रयास था वो ब्लॉक स्तर पे होता था, 1,50,000 हो गया, 1,000 हो गया। कोई बहुत तेज़ तर्रार टीचर मर गया तो पूरा जिला इकट्ठा हो गया, तो 5-7 लाख इकट्ठा हो गया। बड़े प्रयास के बाद 5-7 लाख पहुँच पाते थे। कुछ जिलों में आदर्श प्रस्तुत किया गया था, 5-7 लाख तक की मदद पहुँचाई गई थी, लेकिन सभी शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। आज की डेट में मिनिमम किसी परिवार के लिए हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर 20 से 25 लाख अगर किसी शिक्षक परिवार को मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसके परिवार का भरण पोषण 8-10 साल, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अचानक भुखमरी के कगार पे परिवार नहीं पहुंचेगा, शिक्षा दीक्षा से नहीं चूकेगा, बच्चों की शादी विवाह अगर छूटी थी तो नहीं चूकेगा, अगर घर द्वार नहीं था तो कुछ सर छुपाने की जगह बनने की स्थिति आ जाएगी। तो हमने इतनी मदद स्थापित की, उसमें सभी संघों का योगदान रहा, आप सभी शिक्षकों का योगदान रहा, क्योंकि मेरे पास लगातार सभी संघों के फ़ोन आते रहते हैं। सभी के आदरणीय मैं सबको नमन करता हूं कि सब ने संघ से ऊपर उठकर इस प्रक्रिया का स्वागत किया और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नेक पहल, हम आपकी इस कार्य में आपके साथ हैं और आप इसको आगे बढ़ाएं। हम सब जहां भी आपका सहयोग होगा करेंगे। मैंने सबसे यही निवेदन किया कि आप सब इस प्रक्रिया से जुड़ें, इस योजना से जुड़ें। भले आप किसी संघ के पदाधिकारी हों, कुछ भी हों, लेकिन आप कुछ भी होने से पहले एक शिक्षक तो हैं ही और आपका परिवार तो है ही। जितना आपको मेरे परिवार को आर्थिक सहारे की मजबूती की आवश्यकता है, उतने ही आपके परिवार के सहारे की आवश्यकता है। तो इसी सोच के कारण, गैर राजनीतिक मंच होने के कारण सभी संघ के पदाधिकारी भी हमसे तेज़ी से जुड़ रहे हैं और मैं उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। अपनी तरफ से पूरे सम्मान में उनके कोई कमी नहीं रखता। अब बात करते हैं लगातार बढ़ रहे परिवार को मैनेज करने की। आज हम जब शुरुआत में था तो हम मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब परिवार बढ़ता है तो व्यस्तताएं बढ़ती है। मुझे भी लगा था कि मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, सब लोग उस पर जुड़ जाएंगे, मैं सूचना दे दूंगा, सब लोग मदद कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक फील्ड में उतरो ना, उस चीज़ की मुश्किलें नहीं पैदा होती। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है, 10 बैट लेके खड़े हो गए, बॉल आई, मारा मार लगा के 100 रन बना दिए। पर ऐसा होता नहीं। जब आप उस पिच पे पहुंचते हैं तो आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता सचिन तेंदुलकर बन के खेलना। अगर इतना आसान होता तो फिर क्या बात है, हर कोई सचिन तेंदुलकर ही होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हाँ, जब मैं इस प्रक्रिया में उतरा तो तमाम बाधाएँ मेरे सामने ही आईं और मैं लगातार, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ, सामान्य शिक्षक हूँ, अपनी तरीके से करता हूँ। त्रुटियां होती हैं उसका सुधार करता हूं, उसको बेहतर करता हूं, आप सबके सुझाव लेता हूं और सुझावों के माध्यम से तेज़ी से आगे बढ़ता हूं सुधार करते हुए। अभी TSCT अपने निर्माणाधीन काल में है, हम इसको बेहतर बना रहे हैं। हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जब सहयोग की बात आई तो मैंने गौर किया कि जुड़े हुए सदस्यों और सहयोग करने वाले सदस्यों में एक बड़ा अंतर रहा। कभी भी 60% से अधिक का आंकड़ा नहीं पार किया, मात्र 60% शिक्षक ही मदद कर पाते थे। तो जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि सूचना का अभाव था। सूचना का अभाव था तो सूचना तंत्र को मजबूत करने की ये सोची और साथ ही मैं चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी से करूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि पारदर्शिता बने रहे। आज TSCT मृतक परिवार के सीधे खाते में पैसा देती है। सीधे खाते में पैसा देने से क्या फ़ायदा होता है, ना तो आपको विवेकानंद को देना होता है, ना TSCT के किसी पदाधिकारी को देना होता है। वो सीधा मृतक साथी के खाते में परिवार जाता है ताकि आपका पैसा सीधा लाभार्थी को पहुंचता है। आपके 100 रुपये में बहुत सारी दुआएं भी छुपी होती हैं और वो 100 रुपया आपकी दुआओं के साथ उस परिवार तक पहुंचता है। हम और पूरी पारदर्शिता बनी रहती है, जिससे किसी भी तरीके से कहीं भी किसी प्रकार का कोई घोटाला होने की संभावना नहीं रहती। ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया है, टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया है। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुझे लगा
कि अगर सब तक सूचना देनी है तो मुझे लगता है लोगों टेलीग्राम नहीं खोल पाते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको मैसेज की व्यवस्था पहुंचा दी जाए। अब मैसेज की व्यवस्था 40,000 लोगों को मैसेज कौन कर पाएगा, नहीं संभव है, कुछ ना कुछ छूट जाएंगे। तो मुझे लगा बल्क मैसेज जैसी चीज़ें तो हैं, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल कर लें। फिर मुझे लगा हमारे पास विभाग से IBRS की कॉलें आती रहती हैं, विभाग से फ़ोन आता है कि हाँ बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कॉल है, क्या ये TSCT की तरफ से भी तो कॉल जा सकती है? जा सकती है, हमारा शिक्षक उठाएगा और उसे सूचना मिल जाएगी कि हाँ हमारे दिवंगत साथी के हमारे एक साथी दिवंगत हो गया है, उसको मदद करना है। तो जब सूचना तंत्र मजबूत होगा, हर शिक्षक तक सूचना पहुँचेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई साथी 100 रुपये का अपना सहयोग देने से वंचित रह जाएगा। TSCT एक और काम करती है कि जो सहयोग की सीमा है वो एक निर्धारित रखती है, एक सप्ताह से 10 दिन तक रखती है। इसलिए ऐसा करती है कि खुदा न खास्ता ऐसा हो, ईश्वर न करे कि ऐसा हो कि एक ही महीने में 2 दुर्घटना हो जाए तो पहले का ही सहयोग चलता रहा, क्योंकि डेट निर्धारित नहीं है, लोग अपनी मर्जी से जब मर्जी आए वो देते रहेंगे, तो दूसरे का सहयोग हम कब चालूंगे। तो इसलिए TSCT नियमों पे और टेक्नोलॉजी पे चलती है। हम थोड़ा सख्त नियम रखते हैं जिसके लिए हमारी आलोचना भी होती है, लेकिन आप देखिए आर्मी आज क्यों टिकी हुई है, अपने नियमों की वजह से टिकी है। जरा सा शिथिलता ला दी जाएगी, पूरी आर्मी का भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएगी और वो हमारा जो जोश और जज्बा, जो हमारी ताकत है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी व्यवस्था को चलाने के लिए सख्त रूलों की आवश्यकता होती है और हम TSCT को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त रूल के फेवर में हैं। सख्त रूल में क्या है, आप बताइए क्या यह सख्त रूल है? इकलौता मात्र नियम यह है कि आप सदस्य होने चाहिए और दिवंगत साथी को मदद की होनी चाहिए। अगर आपने सदस्यता ली है और अपील होने पर दिवंगत साथी की मदद करी है, तभी आप मदद के हकदार होंगे। तो क्या यह कोई सख्त नियम हुआ? अगर ऐसा नियम नहीं बनाएंगे तो पता चला किसी को तो 20 लाख मिल गए और किसी साथी को 10 लाख भी मिलने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मदद करना अनिवार्य नहीं है। तो आपने 2 बार किया, तीसरी बार आप व्यस्त हैं अपनी दुनिया में, अरे ठीक है ना यार, 2 बार दिया तो इस बार नहीं दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिया अगली बार दे देंगे। तो जिसका सहयोग चल रहा होगा वो तो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं इस नियम से कोई समझौता नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मानवता के आधार पर यह किया जा सकता है कि भविष्य में जब 10-20 सहयोग हो चुके होंगे तब देखा जाएगा कि लगातार कोई 10 बार सहयोग में से 9 बार लगातार करता चला आ रहा है, 10वीं बार वो बीमार था या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी या कहीं किसी समस्या में फंस गया था, तो टेक्निकल समस्या की वजह से अगर वो नहीं दे पाएगा तब हम उस पर विचार करेंगे मानवीय दृष्टिकोण के साथ कि लगातार साल भर से हमारा शिक्षक सहयोग कर रहा था लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा जो इस बार नहीं दे पाया, इसलिए हम उस पर तब छूट देने की बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी शुरुआती चरण में ऐसी छूट देना उचित होगा, अभी तो ये घातक हो जाएगा, इसलिए अभी ऐसी कोई छूट देने के फेवर में हम नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सख्त नियम है। अब हमने वेबसाइट चालू कर दी। वेबसाइट चालू करने के बाद एक समस्या ये आई कि बहुत सारे लोग हैं वेबसाइट सुलभ नहीं है, उनको समस्या होती है। तो हमारे ही कुछ साथियों ने, हमारे ही स्कूल के बुजुर्ग साथी हैं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी ने कहा कि क्या विवेकानंद जी ऐसा कुछ नहीं हो जाता जैसे हम व्हाट्सएप को टच करते हैं खुल जाता है सब कुछ, क्या आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, दीक्षा ऐप आ गया, हम लोगों का कोई ऐप नहीं हो सकता? मुझे उनका विचार बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, तो वेबसाइट के साथ साथ क्या एक ऐप भी आ जाए तो कैसा होगा। अब मैं भी शिक्षक हूँ, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, हम काम चला ले रहे हैं, सैकड़ों फ़ोन, कई बार तो 500-700 कॉल आ जाती है और मैं जवाब देते देते थक जाता हूँ। हमारी टीम के लोग हैं, जवाब देते देते थक जाते हैं, सूचना देते देते थक जाते हैं। तो मुझे लगा एक ऑफिस हो, एक बंदा हो जिसका काम ही यही हो कि आप सबको सूचनाएँ दें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी शिक्षा कार्य भी कर सकूँगा और ये पुनीत कार्य करने में अपना सहयोग भी दे सकूँगा। तो इसलिए मुझे एक ऑफ़िस की भी ज़रूरत पड़ी। तो इन सब की ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगा क्यों ना हम इस चीज़ों को स्थापित करें। जब स्थापित करने की बारी आई तो मुझे लगा इसका फंड कहाँ से आए। शुरू के 4-5 महीने हमने अपने 4-5 मित्रों की मदद से पूरी प्रक्रिया चलाया, लेकिन उन 4-5 मित्रों से भी हम कब तक लेते रहेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि उन्हीं 4-5-10 मित्रों से लेते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है अगर हर महीने उनसे 1000, 2000, 4000 की डिमांड करता रहूँगा तो 2-4 महीने बाद तो वो भी परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी से जितनी सैलरी आपकी उतनी सैलरी हमारी भी और मेरे मित्रों की भी उतनी है। तो जब उनका सैलरी सबका लिमिटेड है, सबकी सैलरी लिमिटेड है, सबके खर्चे निर्धारित हैं और उन खर्चों में अपना परिवार चलाना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि इसको लंबे समय तक चलाना है तो व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। व्यवस्था देनी पड़ेगी तो खर्च आएगा। खर्च के लिए आप कुछ लोगों पे भी क्यों भार डाल रहे हैं?
जितने सदस्य सभी से ले लीजिए ना, सभी से ले लीजिए। मुझे उनका विचार अच्छा लगा कि हाँ, जब सुविधा सब ले रहे हैं तो खर्च भी तो सभी पे लागू किया जाए। बस इसी सोच के साथ हमने व्यवस्था शुल्क, सदस्यता शुल्क नहीं, व्यवस्था शुल्क और सदस्यता शुल्क में अंतर है। विभिन्न संगठन सदस्यता शुल्क लेते हैं, राजनीतिक दल सदस्यता शुल्क लेते हैं। उस सदस्यता शुल्क के लिए वो स्वतंत्र होते हैं कि उसका क्या करेंगे, वो उनके अध्यक्ष, मंत्री या टीम के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कैसे खर्च करेंगे। लेकिन व्यवस्था शुल्क में ये होता है कि आपकी सदस्यता तो नहीं बाधित होगी, लेकिन व्यवस्था शुल्क के पैसे से आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि आप और भी बढ़िया तरीके से सहयोग कर सकें। तो ये है व्यवस्था शुल्क। और उसका मैंने बार बार कहा था कि लागू करते भी कहा था कि व्यवस्था शुल्क की वजह से किसी की सदस्यता प्रभावित नहीं होगी। इसको ऐसे समझे कि हमारा एक साथी है, उसने व्यवस्था शुल्क नहीं जमा किया, लेकिन 5 बार से वो लगातार सहयोग करता आ रहा था। और ईश्वर की ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम इस आधार पे उसका क्लेम नहीं कैंसिल करेंगे कि उसने सदस्यता शुल्क नहीं दिया था। कभी ये चेक नहीं किया जाएगा किसी भी साथी को मदद देने के लिए कि आपने व्यवस्था शुल्क दिया था कि नहीं दिया था। तो ये व्यवस्था शुल्क व्यवस्था चलाने के लिए लिया गया है। अब कुछ मित्र इसमें तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, टीचर सेल्फ केयर टीम टीचर सेल्फ केयर समिति के नाम से रजिस्टर है, द्वारा संचालित है, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसका एक रजिस्टर्ड अकाउंट है और आप भी जानते हैं रजिस्टर्ड अकाउंट का हमें हर साल ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर ऑडिट नहीं कराएंगे तो संस्था पे 420 का केस लागू होगा और संस्था को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी फंड आएगा, आज तक हमारे किसी भी सदस्य ने, किसी भी पदाधिकारी ने 1 रुपये भी बैक डोर से या नगद नहीं लिए हैं। जो भी सहयोग लिया है वो सीधे टीचर सेल्फ केयर समिति के खाते में लिया है, या मदद कराई गई है तो मृतक शिक्षक परिवार के खाते में कराई गई है। कभी किसी से कैश नहीं लिया गया है। तो समिति का खाता है, उसमें जो लिया गया है। अब बात करते हैं शुल्क की और निःशुल्क की। मित्रों, अगर किसी व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना है तो मुझे नहीं लगता कि बिना अर्थव्यवस्था के चल सकती है। निःशुल्क जैसी चीज़ दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। आप भंडारा खाते हैं, निःशुल्क होता है। बिल्कुल, लंगर खाते हैं, निःशुल्क होता है। क्या आप ईमानदारी से बताइए, वो निःशुल्क होता है। खाने वाले के लिए तो निःशुल्क है, लेकिन उस भंडारे का खर्च किसी ना किसी ने तो उठाया होगा ना। वो निःशुल्क तो नहीं था ना। वो जो पूड़ी और सब्जी बनी थी, आपने तो निःशुल्क खाई है, लेकिन उसकी भरपाई किसी ने करी तो है ना। तो निःशुल्क हुआ वो। कहने के लिए तो निःशुल्क था, वो निःशुल्क नहीं था, किसी ने भरपाई करी है। हम शिक्षक हैं, विद्यालयों से जुड़े हैं। बच्चों को MDM निःशुल्क है, बैग निःशुल्क है, जूता मोजा निःशुल्क है, ड्रेस निःशुल्क है, स्वेटर निःशुल्क है, किताबें निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। बच्चों के लिए निःशुल्क है। ईमानदारी से बताइए, क्या वो निःशुल्क है? वो व्यवस्था निःशुल्क है? नहीं। उसकी भरपाई गवर्नमेंट कर रही है और हम गवर्नमेंट नहीं, हम तो शिक्षक हैं। हम इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चला ले जाएंगे? वो निःशुल्क बच्चों के लिए हुआ, लेकिन भरपाई वहाँ से होती है। अभी कोरोना काल में निःशुल्क राशन बंटा है, क्या वो निःशुल्क था? नहीं, उसका वहन केंद्र सरकार ने उठाया। निःशुल्क कॉलोनी बढ़ती है, क्या वो निःशुल्क है? नहीं, उसका पैसा सरकार भरती है। निःशुल्क बीमा दे दिया जाता है, किसान बीमा दे दिया जाता है, क्या वो निःशुल्क है? नहीं, उसका पैसा केंद्र सरकार भरती है। निःशुल्क जैसी कोई व्यवस्था नहीं। कोरोना वैक्सीन निःशुल्क लगेगी, भैया वो निःशुल्क लगेगी। उसके प्रोडक्शन में कोई खर्च नहीं आएगा, उसके लगाने में कोई खर्च नहीं आएगा, पर उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो बात ये आई कि बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। और ये TSCT ऐसी व्यवस्था है जिसको हमको लंबे समय तक चलाना है। अगर लंबे समय तक नहीं चलाएंगे तो माना कि आप हमसे जुड़ गए, हमने निःशुल्क की घोषणा कर, सब निःशुल्क रहेगा, आप बड़े खुश, सब निःशुल्क है। अब निःशुल्क चक्कर में चलते रहे, हम 6 महीने तक उठाते रहे। जब खर्चा ज़्यादा आने लगा, साल भर बाद हमने कह दिया बस भैया जय राम जी की, हमारे बस का नहीं, हम निःशुल्क नहीं चला पाएंगे। अब बताइए, साल भर से आप देते रहेंगे, पता चला साल भर बाद जो देने वाला साथी था उसमें से किसी को मृत्यु हो गई। जब उसके लेने की बारी आई तो योजना समाप्त हो चुकी है। क्यों? निःशुल्क के चक्कर में व्यवस्था चली ही नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं निःशुल्क चला लूँगा, मैं उसका स्वागत करता हूँ, आए जो खर्चा आ रहा है उसको उठा ले, हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। लेकिन आपको लगता है क्या कोई शिक्षक इतना संपन्न है, 50,000 रुपये कमाने वाला इतना सक्षम है कि सालों साल 10 से 15,000 रुपये जो इस पर व्यवस्था संचालन में खर्च आएगा उसका उठा लेगा? नहीं उठा पाएगा। कह तो सकता है पर उठा पाना संभव नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई निःशुल्क हो सकती है। और दूसरी बात, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे चोरी नहीं करना है। जो खर्च आ रहा है तो मैंने आपसे मांग लिया, तो क्या गुनाह कर दिया? अब इसको समझिए कि 50 रुपये का न्यूनतम व्यवस्था शुल्क है, जो कि अनिवार्य नहीं है।
आप नहीं भी देते हैं तो क्या, और सीधा समिति के खाते में है, जिसका हर तिमाही मैं आपको ब्यौरा दूंगा, साथ ही हर साल ऑडिट भी कराऊंगा। अब 50 रुपये, अब एक उदाहरण को समझिए कि हम 5 मित्र हैं, विद्यालय जाते हैं और एक गाड़ी से जाते हैं, उसका खर्च 500 रुपये आता है। 5 मित्र जाते हैं। एक तरीका ये हो सकता है जिसकी गाड़ी है वही 500 का तेल भी भरा ले और लेके सबको रोज़ आए जाए, क्या वो रोज़ लेके आएगा? जाएगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि 5 लोग जा रहे हैं, सब 100-100 दे दें और गाड़ी रोज़ आए जाए। मुझे लगता है इस व्यवस्था पे सब लोग सहमत हो जाएंगे और लंबे समय तक चल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया कि नहीं, जिसकी गाड़ी वही 500 खर्चा करे, तो मुझे लगता है 1 दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा, 10 दिन ले जाएगा, 12वें दिन कहेगा मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में जाऊँगा, मैं छुट्टी पे हूँ, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। ये होगा। इसीलिए जब व्यवस्था संचालन की बात आई तो हमने सोचा क्यों ना व्यवस्था का भार सब पे डाला जाए। तो मुझे लगा कि 50 रुपये भी लेता और सब लोग दे देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने समिति के खाते, अरे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं नहीं रख लूँगा मित्र, वो तो समिति के खाते में है, उसका खर्च मैं दिखाऊंगा। ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों के ऊपर हम खर्च करेंगे। दूसरा उदाहरण इसको लोग समझिए कि नहीं, अरे लूट लिया जाएगा। कैसे लूट लिया जाएगा? मित्र, आप शिक्षक हैं, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, आपका भी समिति का खाता चलता है स्कूल का, और विभाग की तरफ से 25,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की राशि उस समिति के खाते में आई है। क्या वो राशि आपकी हो गई? आपने उसको लूट के खा लिया, उसको खा गए, उड़ा दिया, आपकी हो गई? नहीं ना, उसका मद निर्धारित उसमें खर्च करना पड़ा। 10 पैसा बचा है तो भी बताना पड़ा, और अभी ऑडिट करा के जिन स्कूलों में पिछला पैसा बचा था वो वापस भी करना पड़ा। हम उसी प्रक्रिया में हैं, पारदर्शी प्रक्रिया में हैं। तो मित्रों, यहाँ कोई लूट नहीं है। हाँ, हम लूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो खुल के मांग रहे हैं। जो मांगेगा नहीं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई करेगा। हम भरपाई नहीं करना चाहते हैं, हम छुपा के क्यों लें? आप हमारे भाई हैं, साल भर का 50 रुपये मांग रहे हैं, उसमें आपको ऑफिस देंगे, एसएमएस देंगे, वेबसाइट संचालन देंगे, ऐप देंगे, स्थलीय निरीक्षण देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी मुझे याद नहीं है, या जो योजनाएँ बनाऊँगा वो सब उसी में से दूंगा। तो क्या गलत कर रहा हूँ अगर 50 रुपये मांग लिया? तो कुछ तो नहीं गलत किया, मुझे तो नहीं लग रहा, और वो भी पारदर्शी तरीके से। तो लिया तो क्या गलत किया? मुझे चोरी नहीं करनी तो मैं कहाँ से लाऊंगा? या तो चोरी करूं या तो आपसे मांग लूं। तो चोरी करने से बेहतर मैं आपसे मांग ले रहा हूं। और 50 रुपये मित्रों, आप सभी का खाता है, 17.5 रुपया कटता है 3 महीने का एसएमएस चार्ज हर बैंक का, जाके देख लीजिएगा। लगभग 70 रुपये, 60 से 70 रुपये सालाना आप बैंक में इस बात का देते हैं कि आपके बैंक खाते में पैसा है कि नहीं है, यह बताने का 70 रुपया लग जाता है। और 50 रुपये में हम आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ से मैं गलत हूँ मित्रों? टीचर सेल्फ केयर टीम में आप सबका स्वागत है। वेबसाइट हमारी संचालित है teacherscare.in। गूगल पे टाइप करिए या बोलिए teacherscare.in। सबसे पहले नंबर पे आपको टीचर सेल्फ केयर टीम खुल जाएगी। उसमें आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ऐप पे। सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप डाउन कर लें, फिर दिए गए लिंक को टच करें और टेलीग्राम ऐप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि सूचनाएं वहां भी दी जाती हैं। वो मेन ग्रुप हमारा वही है, पारदर्शिता के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। उसके बाद आप पुनः वेबसाइट पे आएँ और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। नाम, HRMS कोड, नॉमिनी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आप डाल दें, ताकि किसी प्रकार का बार त्रुटि नहीं। भविष्य में हम उसमें जो त्रुटियां हो जाती हैं उसको सुधार के लिए ऑफिस में हमारा जो भी कर्मचारी होगा वो उसको सुधार करेगा। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेंगे वो आपका सुधार कर देगा। हम ऐसी तकनीकों पे काम कर रहे हैं। हमने सोचा जब टीचर सेल्फ केयर टीम चलाई तो हमारे ही शिक्षा विद्यालय परिवार में शिक्षा मित्र और अन्वेषक भाई भी हैं, मैंने भी हैं। उन्होंने भी अपील करी कि गुरुजी आप लोग तो फिर भी कुछ मजबूत हैं, हम लोगों को तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, हमारा बंटवारा क्यों, हमको ऐसे क्यों बाहर कर दिया गया, हमारे लिए क्यों नहीं शुरू की गई। तो हमने इस पर बड़े दिन विचार विमर्श किया, लेकिन वो अस्थाई कर्मचारी नहीं है तो उनको इस बीच अपने में ही घुसा लेने में थोड़ी सी अव्यवस्था हो सकती थी। इसलिए उनका एक अलग मंच बना दिया गया, उनका अलग ग्रुप बना दिया गया है। उसका भी लिंक हमारे teacherscare.in जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और वही प्रक्रिया इनके लिए भी है जो उनके लिए। आप ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का संचालन हम कर देंगे, आपको सारी व्यवस्था का संचालन हम कर देंगे। बहुत जल्दी हम और नई तकनीकों के साथ आएंगे। अफवाहों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, ये एक पुनीत कार्य है। ये टीचर सेल्फ केयर टीम विवेकानंद से मत जोड़ के देखिए, ये विवेकानंद का कुछ नहीं है। जितना टीचर सेल्फ केयर विवेकानंद की है, टीचर सेल्फ केयर टीम उतनी ही आपकी। क्यों? क्योंकि पैसा विवेकानंद दे देते हैं, हम सब मिल के देते हैं। कभी आप इसको विवेकानंद से जोड़ के मत दीजिए। मैं मात्र व्यवस्थापक मात्र हूँ, संचालक मात्र हूँ, कर्मचारी मात्र हूँ, आप सबके बीच का ही हूँ।
जितना अधिकार मेरा है TSCT पे उतना अधिकार आपका है। इसको अपना समझ के हर शिक्षक साथी को जोड़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शिक्षक साथी की दुखद मृत्यु की घटना मिलती है और पता चलता है नहीं जुड़ा। ऐसा ना होने पाए कि आपका कोई शिक्षक साथी नहीं जुड़ा है और कल को उसकी दुखद मृत्यु हो तो आपको पछतावा करे, यार ये तो मैं इसको जानता था, अगर मैं जोड़ दिया होता तो आज 20 से 25 लाख रुपए इसके परिवार को मिल जाता। आपका एक छोटा सा प्रयास, एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास उसके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, आपका कोई मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट गया। टीचर सेल्फ केयर टीम के अंत में एक लाइन और बता दे दूँगा। टीचर सेल्फ केयर टीम गैर राजनीतिक मंच है। ना तो इसमें हम किसी की जात पूछते हैं, ना किसी का धर्म पूछते हैं, ना किसी का संगठन पूछते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या आप शिक्षक हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो हमारे लिए हम आपके साथ आपके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। आपसे मदद करने से पहले भी कभी आपका संग, नाम, जाति कुछ नहीं पूछा जाएगा, जाति धर्म कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने जब से जुड़े हैं तब से अब तक मरने वाले शिक्षक की मदद की है कि नहीं की है। अगर की है तो आपको मदद की जाएगी। जाति धर्म से ऊपर पहली बार शिक्षक यूनाइट हुआ है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको टूटने मत दीजिएगा। अगर टीचर सेल्फ केयर टीम टूटी तो उम्मीद टूटेगी। हम पहले ही बहुत ग्रुपों में बटे हुए हैं, धड़ों में बटे हुए। इसका परिणाम देखिए, आज हमारी सैकड़ों मांगें निलंबित है, कोई मांग नहीं मानी जा रही है। कम से कम सुरक्षा के मामले में तो हम एकजुट रहें। आपको संचालन करना है, आइए ना, मैंने कब मना किया है। आप आइए, आप आगे आइए। अगर आपको मना करूं तो आप बताइएगा। मैं इन्हीं शब्दों, वीडियो लंबा हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको नमस्कार और पुनः इस महान विभूति को नमस्कार और ईश्वर से प्रार्थना कि मुझे ऐसी प्रेरणा देते रहे कि मैं बेहतर से बेहतर करता रहूं। और कभी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप निश्चित तौर पर मुझे कॉल करके बताइए कि विवेकानंद आपसे ये त्रुटि हो रही है। इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, त्रुटियाँ मुझसे हो सकती हैं। त्रुटियाँ हो सकती हैं, पर आप हैं, आप देख रहे हैं। पहले मुझ पे आरोप लगाने से पहले मुझे बताइएगा विवेकानंद आपसे ये त्रुटि हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उस त्रुटि का सही कारण बताऊंगा और अगर मुझसे त्रुटि हुई है तो आपसे स्वीकार करूंगा और उसका सुधार करूंगा। लेकिन आरोप लगाने से पहले एक बार बोलिएगा जरूर कि विवेकानंद ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा योग्य हैं। तो आप मुझे मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।